हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं ओरूप सेठ एंड आप लोग देख रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन सीरीज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वे पे हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को इस सीरीज़ में। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। क्या है इक्विलिब्रियम? सॉरी, स्पेलिंग गलत लिखा। इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम देखेंगे। देखो, नॉर्मली तुम लोग इक्विलिब्रियम वर्ड को थोड़ा बहुत सुने होंगे। तो जहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन होता था, मतलब इससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पे, उसमें देखे थे कि कोई भी एक अगर बॉडी है तो उस बॉडी पे हम इस साइड में अगर 50 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, इस साइड में 50 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है ना। तो उस टाइम पे बोल देते हैं सिंपली कि ये बैलेंस्ड कंडीशन है ना, कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बट एक चीज़ उसमें तुम लोगों को बताया नहीं गया है। वो कौन सा चीज़ है कि वहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या बॉक्स की बात कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था। वो क्या था? पॉइंट ऑब्जेक्ट था। मतलब उसका फाइनाइट कोई वॉल्यूम या शेप एंड या साइज नहीं था, उसका कोई फाइनाइट साइज नहीं था। ठीक है, अगर साइज होता तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता वो। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूँ। देखो, मान लो कि एक बॉडी है कुछ इस तरीके का। अगर मान लो 50 न्यूटन फोर्स हम लेफ्ट साइड से दिया ऊपर इस पोजीशन पे, और नीचे इस पोजीशन पे भी 50 न्यूटन फोर्स दिया, क्या ये रेस्ट में रहेंगे? नहीं। क्या हो जाएगा? रोटेशन हो जाएगा सर। तो रोटेशन अगर हो गया तो क्या ये बैलेंस्ड कंडीशन पे है? नहीं है। तो मतलब यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन अराइज नहीं हो रहा है अगर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे काम कर रहा है तब भी। तो कैसे अराइज होगा? तो इसलिए इसके लिए हम लोगों को दो चीज़ जानना ज़रूरी है। फर्स्ट वन, कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नंबर वन, कि उसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना होगा। मतलब अगर एक रिजिड बॉडी बोलते हैं कि इट इज़ इन बैलेंस्ड कंडीशन, क्या है? इट इज़ इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो इसके लिए दो चीज़ ज़रूरी हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एंड सेकेंड वन इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ना डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। ठीक है, ये गलती से बैठ गया। इक्विलिब्रियम पे सिंगल एल होता है जो भी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। समझेंगे एक एक करके। जैसे मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आता है। मतलब इस साइड से कुछ फोर्स देते हैं और इस साइड से कुछ फोर्स देते हैं, दोनों ही अगर सेम हो जाए तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन अगर एक रिजिड बॉडी है, ये मान लो एक रिजिड बॉडी है, तो उसमें क्या होगा? अगर मान लो हम इस डायरेक्शन से कुछ फोर्स दिया एफ, और इस डायरेक्शन से कुछ फोर्स दिया एफ, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे दे रहे हैं। ये जो फोर्स दे रहे हैं क्या होगा? अलग अलग पोजीशन पे। तो ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर पोर्शन क्या होगा? ऐसे घूम जाएंगे, ये नीचे वाला पोर्शन ऐसे घूम जाएंगे, तो रोटेट करने लगेंगे। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? कि नो रोटेशनल मोशन, उसमें रोटेशन नहीं होगा, रोटेशनल मोशन। तो नो ट्रांसलेशनल मोशन, इसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नो रोटेशनल मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे दोनों एक साथ सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम लोगों का जो ये दो साइड से फोर्स हम दे रहे हैं, उन दो फोर्स ऑफ एक्शन का या दो लाइन ऑफ फोर्स का सेम
लाइन पे होना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे लग रहा है, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, सेम लाइन पे होना चाहिए, तभी रोटेशन नहीं होगा। अगर दो अलग अलग जगह पे फोर्स अप्लाई होगा तो रोटेट कर जाएगा। मतलब मान लो ऐसे, तो ऐसे फोर्स ऐसे रोटेट हो गया। बट अगर ऐसे फोर्स देते हैं, देखो बोथ साइड से, दो साइड से हम फोर्स, देखो रोटेशन नहीं हो रहा है। तो मतलब एक ही लाइन होना चाहिए। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर सेम हो जाए, क्या है, लाइन ऑफ सेम, लाइन ऑफ सेम, एक सेकेंड, सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर हो जाए, तब क्या होगा, नो टॉर्क, नो टॉर्क, और नो रोटेशन कर देते हैं, नो रोटेशन। अगर नो रोटेशन हुआ मतलब क्या है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, 30 न्यूटन दिया, 40 न्यूटन दिया, तो क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे नहीं है। एक रिजिड बॉडी है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक साइड पे 30 न्यूटन, एक साइड पे 40, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका ऊपर दे रहा है 30, दे रहे हैं 30 न्यूटन, नीचे दे रहे हैं 30 न्यूटन, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि वो घूम जाएंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका ऊपर दे रहे हैं 30 न्यूटन और नीचे दे रहे हैं 40 न्यूटन, ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है, नेट फोर्स 10 न्यूटन इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए रोटेशन भी हो जाएगा, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी नहीं है वो। ठीक है, तो इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम और एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं मोमेंट। जिसको बोलते हैं मोमेंट, मतलब एक टाइप का टॉर्क ही, टॉर्क को ही तो हम बोलते हैं ना, टॉर्क को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हम अगर क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, जैसे क्लॉकवाइज टॉर्क को हम बोलेंगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट, क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो दो टाइप का है, क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर मान लो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, किताब है मान लो ये, ठीक है, एक किताब है, इस किताब में ऐसे इस डायरेक्शन पे कुछ फोर्स लगा, कितना, 50 न्यूटन का, इस साइड पे कुछ फोर्स लगा 50 न्यूटन का। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कोशिश कर रहा है इस किताब को इस डायरेक्शन पे घुमाने की। मान लो हम फिक्स्ड कर दी, इस पोजीशन को फिक्स्ड कर दी है, तो क्या होगा, ये कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन पे घुमाने की, और ये कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन, मतलब दोनों ही क्या है, दोनों मिल के इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों ही क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों ही क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा। बट अगर मान लो ऐसा सिचुएशन हो जाए, ऐसा सिचुएशन, तो एक रॉड लिया, ये रॉड है, यहाँ पे एक पिवोट है इस टाइप का, जो इसके अबाउट घूम सकते हैं, ठीक है, इधर उधर जा सकते हैं। अभी क्या हुआ, मान लो कि हम कुछ फोर्स इसमें दिए हैं 30 न्यूटन का, ऐसे ऊपर इसका वेट कुछ लग रहा है नीचे की ओर, मान लो 20 न्यूटन का, इसके ऊपर और कुछ लग रहा है 40 न्यूटन का, और कुछ फोर्स लग रहा है, मान लो जस्ट कुछ हम ले रहे हैं 20 न्यूटन का, ऐसे। तो कौन कौन क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, कौन कौन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, तो मान लो कि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, जस्ट कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी पॉजिटिव ले सकते हो, बट हम क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये दूरी देखना होगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्स तो पता चल गया, लेकिन फोर्स मतलब मोमेंट नहीं है, मोमेंट मतलब टॉर्क है, जो कि मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लो ये हमारा 20 मीटर दूरी पे है, ये मान लो
यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 है, हम जस्ट एजम्पशन ले रहे हैं 10 मीटर करके दूरी है, ठीक है। तो मोमेंट कितना होगा, देखो अगर हम क्लॉक वाइज मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम क्लॉक वाइज मोमेंट, क्लॉक वाइज, तो क्लॉकवाइज कौन कौन सा मोमेंट है, ये तो हर एक वैल्यू परपेंडिकुलर ही होगा, जैसे फोर्स तो परपेंडिकुलर लग रहा है, कौन उस रॉड को परपेंडिकुलरली घुमाने का कोशिश कर रहा है, जैसे 20 न्यूटन, ये इसको परपेंडिकुलरली घुमा रहे हैं, तो कितना होगा 20 न्यूटन इनटू कितना दूरी पे वो फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है, ये 20 न्यूटन फोर्स, तो ये टोटल दूरी कितना है 30 का, तो 20 इंटू 30 प्लस और कौन सा क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, देखो ये 20 न्यूटन भी है, कितना दूरी पे 40 न्यूटन 40 मीटर, तो 20 इंटू 40, तो ये टोटल हम लोगों को क्या मिला क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो उस टाइम पे क्या लेना होगा, कौन कौन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 30 न्यूटन, कितना दूरी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20, तो 30 इंटू 20 प्लस यहाँ पे 40 न्यूटन काम कर रहा है, तो 40 इंटू कितना दूरी पे लग रहा है ये, तो टोटल 20 10 10 10 मतलब 50 मीटर दूरी पे, तो इंटू 50, ठीक है। इस तरीके से अब देखो इसमें हम R क्रॉस F फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हर एक फोर्स डिस्टेंस के साथ परपेंडिकुलर है, हर एक फोर्स क्या है डिस्टेंस के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए सिंपली साइन 90 हो रहा है एंड R इंटू एफ पुट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें ही मान लो ऐसा हो जाए, मान लो कोई दूसरा एक फोर्स है जो कि कुछ एंगल 45 या मान लो 60 डिग्री एंगल करके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ब्रेक करके ले लेना होगा, ठीक है। मान लो ये ऐसा ही फोर्स एक है जिसका वैल्यू है 30 न्यूटन और वो इस पॉइंट पे लग रहा है जहाँ पे 40 न्यूटन लग रहा था, तो 30 न्यूटन का दो कंपोनेंट आएगा, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, तो इसका तो कुछ काम नहीं है, वो रोटेशन नहीं देंगे, तो कौन रोटेशन देंगे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि 30 साइन 60 है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देंगे, मतलब 30 न्यूटन का फोर्स और फोर्स कितना परपेंडिकुलर फोर्स लेना होगा, तो 30 साइन 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि 50, तो इस तरीके से हम लोगों को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को कैलकुलेट करके इक्विलिब्रियम देखना है, कि अगर मान लो बोल देते कि ये पूरा इक्विलिब्रियम पे रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करते उस टाइम पे क्लॉकवाइज मोमेंट को कैलकुलेट करते, एंटी क्लॉकवाइज को कैलकुलेट करते, देख लेते कि दोनों इक्वल है या नहीं। दोनों मोमेंट अगर इक्वल हो जाए, मतलब मान लो ये रॉड है, यहाँ से जो फोर्स हम दे रहे हैं परपेंडिकुलरली, बेसिकली हम टॉर्क दे रहे हैं, तो जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देंगे उतना ही अगर क्लॉकवाइज टॉर्क देंगे तो क्या होगा, दोनों मतलब इसमें रोटेशन नहीं होगा, बैलेंस्ड कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम को देखते हैं। लेकिन अगर मान लो क्लॉकवाइज ज़्यादा हो गया तो क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा, उसमें नेट मोमेंट क्या होगा, नेट जो मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा हुआ तो नेट मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है। अभी और एक चीज़ इसमें देखते हैं, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी इस टाइप में कि एक रॉड है मान लो जिसका टोटल लेंथ है 1 मीटर, यहाँ पे एक पिवोट है, कहाँ पे मान लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर दूरी पे बीचों बीच एक पिवोट है, ठीक है, एकदम पूरा 50 सेंटीमीटर पे एक पिवोट है, और यहाँ से कुछ दूरी पे, इस एंड से कुछ दूरी पे, कितना दूरी पे, मान लो 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक लोड है, ठीक है, एक लोड है, और यहाँ से कुछ दूरी पे, यहाँ से कितना दूरी पे, यहाँ से मान लो 30 सेंटीमीटर दूरी पे एक दूसरा लोड है, तो इसका वैल्यू है 2 kg, इसका वैल्यू है मान लो 4 kg, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन किस टाइप का है कि लेफ्ट साइड पे ये 2 kg के मास, अच्छा पहले ये कैलकुलेट करो फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पहले ये कैलकुलेट करो कि ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, अगर नहीं है तो जिस साइड पे तो किस साइड पे, अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो किस साइड पे एडिशनल मास
ऐड करना होगा और कितना वो अमाउंट है। ठीक है, पहले हम इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो ये जो मास है, ये 2 kg जो मास है, उसके वजह से इस साइड पे वेट हो जाएगा 20 न्यूटन का, और 4 kg जो मास है इसमें, उसके वजह से इस साइड में आ जाएगा 40 न्यूटन। 20 न्यूटन इसको, इस रॉड को, ये लाइट रॉड, लाइट वेट वाला रॉड है, ज़्यादा वेट नहीं है इसका। ठीक है, तो इसको ये कोशिश कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की। ठीक है, और ये 40 न्यूटन इस रॉड के को इस साइड पे खींच रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाने की। तो अगर ऐसा रॉड है, मान लो इस साइड पे एक फोर्स, इस साइड पे एक फोर्स, दोनों का मोमेंट अगर सेम हो जाए, दोनों का मोमेंट अगर इक्वल हो जाए, तो बैलेंस कंडीशन होगा। तो वो चेक करेंगे। देखो, तो बेसिकली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट टाउ क्लॉकवाइज कितना होगा, टाउ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कौन दे रहा है, 40 न्यूटन दे रहा है। तो 40 इंटू दूरी कितना है, ये 50 सेंटीमीटर पे अगर पिवोट है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 50 माइनस 30 20, तो 20। ठीक है, हम लोगों को देखना कहाँ से है, पिवोट से, जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस जगह से। तो कितना मिला 800 न्यूटन मीटर। ठीक है, यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, क्योंकि आर क्रॉस एफ है, आर के लिए मीटर, इसके लिए न्यूटन। ठीक है, न्यूटन मीटर। और टाउ एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, तो 20 न्यूटन के लिए एंटी क्लॉकवाइज, और कितना दूरी पे है ये 30 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो 20 इंटू 30 मतलब 600 न्यूटन मीटर। कौन ज़्यादा हुआ, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा हुआ। तो ऑब्वियसली अंडर दिस सिचुएशन इट विल नॉट बी इन ट्रांसलेशन, इट विल नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और एंड दूसरा क्या है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे तो है नहीं, क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्योंकि ज़्यादा है, हम लोग मान रहे हैं कि दूसरा और एक मास लेफ्ट साइड पे ऐड करना होगा टू गेट क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों को दूसरा और एक मास कितना मान लेते हैं, एम मास ऐड करना पड़ेगा। तो अभी इस सिचुएशन पे अगर इक्विलिब्रियम है, तो टाउ क्लॉक इज इक्वल्स टू टाउ एंटी क्लॉक होना चाहिए, राइट। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो उस सिचुएशन पे क्या होना चाहिए, टाउ क्लॉक इक्वल्स टू टाउ एंटी क्लॉक होना चाहिए। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, टाउ क्लॉक इज इक्वल्स टू टाउ एंटी क्लॉक। तो लेफ्ट साइड पे टोटल हम m प्लस 2 kg, तो m प्लस 2 इंटू जी है ना, जी मतलब 10, mg मिला, ये पूरा मास है, और ये 10 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दूरी पे, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पे उसको रखा गया था, इक्वल्स टू राइट साइड पे 40 इंटू 20 काम कर रहा था। तो इसमें अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो जो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m प्लस 2 का वैल्यू आएगा 8 डिवाइडेड बाई 3, m का वैल्यू आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, कितना होगा, दैट इज 6 2/3। ठीक है, 2/3 किलोग्राम। तो 2/3 किलोग्राम का मास अगर हम वहाँ पे जोड़ देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो इसका इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हर जगह पे ही, मतलब इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम अगर देते हैं तो बेसिकली इक्विलिब्रियम ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तुमको एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, जैसे ये प्रॉब्लम मान लो, ये सेकंड प्रॉब्लम, ये फर्स्ट हुआ था, सेकंड प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये होमवर्क करके लिख लेना और मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। ठीक है, देखो इसका कुछ मास नहीं है, मान लेते हैं, मैं बहुत सिंपल ही दे रहा हूँ, 50 सेंटीमीटर पे ही वो पिवोट किया गया है, बिल्कुल मिड पोजीशन पे। ठीक है, तो इसके अबाउट रोटेट करेंगे, ये एक्सिस है। दो जगह पे, यहाँ पे दो जगह पे, यहाँ पे एम मास है, यहाँ पे 2 kg मास है, यहाँ पे मान लो कि 4 kg मास है, और यहाँ पे है मान लो 1 kg मास। तो एम का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए टू गेट द बैलेंस कंडीशन, कितना दूरी पे है, ये है 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर मान लो, ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, ये दूरी कितना है, ये 20 सेंटीमीटर, ये दूरी कितना है, तो मिल जाएगा वो दूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दूरी जो है ये मान लो कि 20 सेंटीमीटर का है, और ये है 10 ये है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मान लो। ठीक, तो इस तरीके से ये अलाइंड है। तो हम लोगों को जब भी टॉर्क हम निकाले तो एक्सिस से
पॉइंट ऑफ एक्शन, मतलब टॉर्क का डेफिनेशन क्या है कि परपेंडिकुलर फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हर टाइम पे जैसे इस फोर्स की इसके लिए अगर तुम निकालते हो तो 40 न्यूटन लगेगा, इसके लिए 10 न्यूटन लगेगा, इसके लिए 10 एम लग जाएगा, इसके लिए 20 लग जाएगा, इतना न्यूटन करके। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से देखना है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पिवोट पॉइंट पे वो फिक्स्ड है तो वहाँ पे ही तो रोटेशन होगा ना, तो वहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल अगर 30 हुआ, ये अगर 50 है मान लो, क्योंकि टोटल 1 मीटर का रॉड है, टोटल 1 मीटर का, ये बोला नहीं गया था बट 1 मीटर टोटल है, ठीक है। और तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो बेसिकली 20 इंटू 40 करके हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा मतलब कैलकुलेट करके जैसे हम इसको किए हैं उस अप्रोच पे थोड़ा कर लेना इस चीज़ को, ठीक है, कि एम का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। क्लियर, ठीक है। बस इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स देते हैं, हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो कि थोड़ा सा मतलब हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन उसको अगर हम अच्छे तरीके से समझ जाए ना कॉन्सेप्ट के साथ, तो मतलब पूरा गेम जैसा लगेगा ये, ठीक है। ये चैप्टर इसलिए ही इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ यूज़ होगा इसमें, इतना तक जो भी पढ़े हो सब कुछ यूज़ होगा। और रोटेशनल मोशन पे मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम देखते हैं ना कोई भी रिजिड बॉडी का, एक ऑब्जेक्ट है एक रिजिड बॉडी है, उसका अगर इक्विलिब्रियम देखते हैं तो दो टाइप का इक्विलिब्रियम को देखना होगा, फोर्स को भी बैलेंस करना होगा और टॉर्क को भी बैलेंस करना होगा, ठीक है। या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क, वो तो करना ही होगा। उसके साथ साथ जो वो उसमें कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, कि जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड, जितना लेफ्टवर्ड फोर्स उतना राइटवर्ड, तो वो भी यूज़ करना होगा इसमें, ठीक है। सब कुछ यूज़ होगा फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहा तो बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ छोटा सा छूट गया था, हम स्टार्टिंग में बोले नहीं थे, इस रिजिड बॉडी क्या है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक हल्के पे बोल रहा हूँ। रिजिड बॉडी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतना मतलब तुम लोगों का है नहीं, बट स्टिल रिजिड बॉडी ऐसा एक बॉडी है जिसका शेप जो है या साइज जो है वो चेंज नहीं होता ओवर द टाइम, जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होता है। जो एक परफेक्टली रिजिड बॉडी होता है उस पे, परफेक्टली रिजिड बॉडी जो होता है उस पे अगर दो पॉइंट हम कंसीडर करें ना, तो इन दो पॉइंट को हम कभी भी किसी तरीके से भी हम उसको मतलब एक दूसरे का जो गैप है उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते, ठीक है। मतलब मान लो ये अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी होता तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर दो पॉइंट लेते तो इन दोनों का डिस्टेंस जो होता वो फिक्स्ड होता, बट इसको अगर बहुत तेज़ी से ऐसे घुमाएंगे, बहुत फोर्स देंगे तो ये टूट जाएगा ना। तो टूट जाएगा मतलब क्या है, फिर तो हम पॉइंट्स को इधर उधर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर परफेक्टली आइडियल रिजिड बॉडी जिसको बोलते हैं, उस पर क्या होता है बेसिकली, इन दो पॉइंट को मतलब कोई भी दो पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को हम इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। वो फिक्स्ड होगा। मतलब for an ideal rigid body the distance or separation between any two points on the rigid body is fixed always over the time, ठीक है। by any mean we cannot change their separation, ठीक है। ओके, बस आज के क्लास के लिए इतना ही। आई होप जितना भी मैं बोला पूरा क्लियर है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है, अगर कुछ न्यूमेरिकल्स चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स चाहिए, तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। ओके, थैंक यू।